नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल सिंपल वे स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों, एक नए वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस वीडियो में हम 2 अप्रैल 2024 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस वीडियो का फ्री PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके इस वीडियो का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, ATP 2024 मियामी ओपन मास्टर 1000 पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? तो ये उपरोक्त दोनों यानी रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन, इन दोनों की जोड़ी ने जीता है। 44 वर्षीय भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने अपने ऑस्ट्रेलियाई साथी मैथ्यू एबडेन के साथ 31 मार्च 2024 को संयुक्त राज्य अमेरिका के फ्लोरिडा में मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष युगल का खिताब जीता है और उन्होंने फाइनल में क्रोएशिया के इवान डोडिग और अमेरिका के ऑस्टिन क्राजिसेक को हराया है। लिएंडर पेस, महेश भूपति और सानिया मिर्जा के बाद बोपन्ना मियामी ओपन खिताब जीतने वाले चौथे भारतीय बने हैं। मियामी ओपन का महिला एकल का खिताब अमेरिकी डेनियल कॉलिंस ने कजाकिस्तान की एलेना रैबाकिना को हरा करके जीता है, जबकि पुरुष एकल का खिताब इतालवी टेनिस खिलाड़ी जेनिक सिनर ने बुल्गारिया के ग्रिगोर दिमित्रोव को हरा करके जीता है। मियामी ओपन की बात करें तो यह टूर्नामेंट ATP टूर पर ATP मास्टर 1000 इवेंट का हिस्सा है और इसकी शुरुआत 1985 में हुई थी और इसका आयोजन मियामी फ्लोरिडा अमेरिका में किया जाता है और यह हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का 2023 वार्षिक हॉकी इंडिया बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार किसे मिला है? तो यह हार्दिक सिंह को मिला है। हॉकी इंडिया ने 31 मार्च 2024 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में अपने छठे हॉकी इंडिया पुरस्कार 2023 की घोषणा की। हॉकी इंडिया ने भारत के सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ियों, पूर्व खिलाड़ियों और अधिकारियों को सम्मानित करने के लिए इन पुरस्कारों को 2014 में शुरू किया था। छठे हॉकी इंडिया पुरस्कार 2023 के विजेताओं को देखें। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी यानी पुरुष वर्ग के लिए हॉकी इंडिया बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार किसने जीता है? तो ये हार्दिक सिंह ने जीता है और ये मिडफील्डर हैं, पंजाब से हैं। जबकि वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के लिए हॉकी इंडिया बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार तो ये सलीमा टीटे ने जीता है, जो मिडफील्डर हैं झारखंड की। हॉकी इंडिया मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये अशोक कुमार को दिया गया है। ये भारतीय हॉकी के दिग्गज ध्यानचंद के बेटे हैं, ठीक है। उसके अलावा सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर तो PR श्रीजेश को, और वर्ष का सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर तो हरप्रीत सिंह को, सर्वश्रेष्ठ मिडफील्डर तो हार्दिक सिंह को, सर्वश्रेष्ठ फॉरवर्ड के लिए अभिषेक को, और वर्ष की आगामी खिलाड़ी के लिए हॉकी इंडिया असंतुंग लाखड़ा पुरस्कार तो ये 21 वर्ष से कम वर्ष के खिलाड़ियों को दिया जाता है। तो महिला वर्ग में दीपिका सोरेन को दिया गया है, जबकि ये पुरुष वर्ग में अरिजीत सिंह दुंगल को दिया गया है, ठीक है। उसके अलावा भी अन्य पुरस्कार यहाँ पर लिखे गए हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। लेकिन हमारे महत्वपूर्ण कौन से हैं? तो केवल 3 आप ये याद रख सकते हैं, ठीक है। पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, महिला वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी और लाइफ टाइम अचीवमेंट, ठीक है। तो इन 3 को आप याद रख सकते हैं, ये हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। भारत में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो ये उपरोक्त दोनों यानी राजस्थान और गुजरात में मुख्यतः पाया जाता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपने अप्रैल 2021 के आदेश की समीक्षा करने का फैसला किया है, जिसमें कहा गया था कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के आवास में सभी बिजली लाइनों को भूमिगत किया जाना चाहिए, क्योंकि जो बिजली के तार होते थे उनसे जो है छूने से इनकी मृत्यु हो रही थी और इनकी आबादी लगातार घट रही थी। इसके कारण ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था। लेकिन अब जो निर्णय आया है तो ये निर्णय तब आया है जब केंद्र सरकार ने यह पाया है कि ये जो आदेश है वो आदेश को लंबी दूरी पर लागू करना व्यवहारिक रूप से असंभव है। तो ये बात जो है केंद्र सरकार ने कोर्ट के सामने रखी, तो अब कोर्ट ने इस पर समीक्षा करने का फैसला किया है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात करें तो इसको लोकली गोंडावन भी कहा जाता है। भारत में पाई जाने वाली 4 बस्टर्ड प्रजातियों में सबसे बड़ी प्रजाति ये है। ये स्थलीय पक्षी हैं जो अपना अधिकांश समय जमीन पर बिताते हैं, लेकिन कभी कभी अपने आवास के एक हिस्से से दूसरे हिस्से पर ये उड़ते भी हैं। ये मुख्यतः राजस्थान और गुजरात में पाए जाते हैं। इनके संरक्षण की स्थिति की बात करें तो ये IUCN की रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है, जबकि भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इन्हें अनुसूची 1 में रखा गया है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर यानी IUCN की 2021 में एक रिपोर्ट आई थी, तो इसमें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गंभीर रूप से खतरे में है ये बताया गया है और इनकी संख्या 249 बस्टर्ड में से केवल 50 रह गई है, ये बताया गया था। कार्बेट फाउंडेशन की रिपोर्ट में बताया गया है कि 150 से भी कम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जंगलों में बचे हैं।
राजस्थान सरकार ने 5 जून 2013 को प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड नामक एक संरक्षण कार्यक्रम शुरू किया था और केंद्र सरकार ने 2015 में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम शुरू किया था। इस कार्यक्रम के तहत WII यानी भारतीय वन्यजीव संस्थान और राजस्थान वन विभाग ने संयुक्त रूप से संरक्षण प्रजनन केंद्र स्थापित किए हैं। हाल ही में कौन से देश यूरोपीय संघ के शेंगेन क्षेत्र में आंशिक रूप से शामिल हुए हैं? तो ये उपरोक्त दोनों यानी बुल्गारिया और रोमानिया, ये दोनों शामिल हुए हैं। 31 मार्च 2024 को बुल्गारिया और रोमानिया आंशिक रूप से शेंगेन क्षेत्र में शामिल होने वाले नए सदस्य देश बने हैं और ये आंतरिक वायु और समुद्री सीमाओं को पार करने वाले किसी भी व्यक्ति की अब जांच नहीं की जाएगी। ठीक है, हालांकि मुख्य रूप से ऑस्ट्रिया के विरोध के कारण भूमि सीमा की जांच जारी रहेगी। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया ने लंबे समय से अवैध प्रवासन चिंताओं के कारण इसका विरोध किया है। ठीक है, तो ऑस्ट्रिया के विरोध के कारण तो वायु और समुद्री सीमा से इनकी जांच नहीं की जाएगी, लेकिन भूमि सीमा से प्रवेश करने पर इसकी जांच की जाएगी। शेंगेन क्षेत्र क्या होता है? तो इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। तो यूरोप के ऐसे क्षेत्र जहां पर एक देश से दूसरे देश में प्रवेश करने पर किसी भी प्रकार का बॉर्डर नहीं होता है। ठीक है, वहां पर बिना जांच के आप प्रवेश कर सकते हैं। ठीक है, तो सीमा मुक्त शेंगेन क्षेत्र 425 मिलियन से अधिक यूरोपीय संघ के नागरिकों को मुक्त आवाजाही की गारंटी देता है। यूरोपीय संघ में रहने वाले या पर्यटकों के रूप में यूरोपीय संघ का दौरा करने वाले छात्रों के आदान प्रदान के लिए या व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए गैर यूरोपीय संघ के नागरिकों को भी ये मुक्त आवाजाही की गारंटी देता है। वर्तमान में शेंगेन क्षेत्र में साइप्रस और आयरलैंड को छोड़कर अधिकांश यूरोपीय संघ के देश शामिल हैं। इसके अलावा गैर यूरोपीय संघ के देश आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और लिंकचेस्टीन इस शेंगेन क्षेत्र में शामिल हैं। और अब नए सदस्य कौन इसमें शामिल हुए हैं? तो बुल्गारिया और रोमानिया इसमें शामिल हुए हैं। भारत ने किस देश के साथ संस्कृत भाषा में अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सहमति जताई है? तो ये नेपाल के साथ सहमति जताई है। भारतीय और नेपाली संस्कृत विद्वान संस्कृत भाषा के अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त रूप से काम करने पर सहमत हुए हैं। यह फैसला नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित 3 दिवसीय नेपाल भारत अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन में लिया गया। इस सम्मेलन में संस्कृत, पाली और प्राकृतिक भाषाओं के संरक्षण के साथ साथ नेपाल और भारत के धर्म, संस्कृति, दर्शन, इतिहास, पुरातत्व को बढ़ावा देने का भी संकल्प लिया गया। इस सम्मेलन का आयोजन नीति अनुसंधान प्रतिष्ठान और केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय दिल्ली और इंडिया फाउंडेशन दिल्ली के सहयोग से किया गया। सम्मेलन में दोनों पड़ोसी देशों के 120 से अधिक संस्कृत विद्वानों, प्रोफेसरों और सरकारी अधिकारियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य नेपाल भारत संबंधों को मजबूत करना, नेपाल और भारत में संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देना था। संस्कृत भाषा की बात करें तो संस्कृत भारत की एक प्राचीन भाषा है। 2005 में भारत सरकार ने इसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया था और यह भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में से एक है। भारतीय परंपरा में संस्कृत को एक देवी भाषा माना जाता है, जिसका प्रयोग सबसे पहले वेदों में किया गया था। कर्नाटक के शिवमोग्गा जिले में स्थित मंतूर गांव भारत का एकमात्र ज्ञात गांव है जहां लोग अभी भी बोलचाल की भाषा के रूप में संस्कृत का इस्तेमाल करते हैं और यह गांव तुंगा नदी के तट पर स्थित है। अब हम अन्य महत्वपूर्ण खबरें देख लेते हैं। तो इसमें पहली खबर है, भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फिल्म इरा का ट्रेलर लॉन्च हुआ है। ठीक है, तो ये भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित हिंदी फिल्म है इरा और ये फिल्म 4 अप्रैल को लॉन्च होगी। नाविकों की सेवाओं का सम्मान करने और भारत के समुद्री इतिहास की इस गौरवपूर्ण घटना का जश्न मनाने के लिए 29 मार्च से 5 अप्रैल तक राष्ट्रीय समुद्री सप्ताह 2024 मनाया जा रहा है और 5 अप्रैल को होगा राष्ट्रीय समुद्री दिवस। ठीक है, तो ये 5 अप्रैल तक मनाया जाएगा। भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी T20 क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले विकेट कीपर बने हैं। महिलाओं के अधिकारों पर खराब रिकॉर्ड के कारण व्यापक आलोचना के बावजूद सऊदी अरब को महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग की अध्यक्षता के लिए चुना गया है। ओडिशा दिवस, जिसे उत्कल दिवस के नाम से भी जाना जाता है, हर साल 1 अप्रैल को मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारे 2 अप्रैल 2024 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।